Namaskar and welcome to the program. Our guest today is a renowned surgeon of gastroenterology. We are delighted to have on our program today Professor V.K. Kapoor. Dr. Saab, welcome to the program. Thank you. You've had a long association with Sanjay Gandhi PGI. In fact, you were part of the two-person group that started the Department for Gastroenterology. उसके बारे में कुछ बताइएगा. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम कॉमनली SGPGI के नाम से जानते हैं, लखनऊ में 1986 में शुरू हुआ। कुछ साल पहले जब द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी जापान गए थे एक विज़िट में, तो वहाँ जापानीज़ गवर्नमेंट ने इंडिया को हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ी ग्रांट इन एड दी थी जी. उसी के तहत SGPGI लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ। और जैसे एम्स है नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में PGI है, पौंडीचेरी में जिपमर है, उसी पैटर्न पे यूपी गवर्नमेंट ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। लेकिन हम उससे थोड़े से अलग हैं कि हमारे यहाँ MBBS कोर्सेज़ नहीं हैं और इवन MD और MS कोर्सेज़ नहीं हैं। अच्छा. हमने थर्ड लेवल जो कोर्सेज़ हैं DM और MCH, सिर्फ उन्हीं को रखा और कुछ स्पेशलिटीज़ हमने चूज़ की, जैसे कार्डियक जिसमें कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी, न्यूरो उसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी, उसी तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में मेडिसिन और सर्जरी। तो 96 में इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, धीरे धीरे लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, लेकिन स्केलेटल क्लिनिकल सर्विसेज 87 में शुरू हुई। 88 में कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए, ऑपरेशंस शुरू हुए और हमारा डिपार्टमेंट 89 में शुरू हुआ। तो मैंने 89 में ज्वाइन किया था। नया इंस्टीट्यूट था, बहुत मन में डर भी थे, आशंकाएं थीं, लेकिन एक पॉजिटिव फीलिंग भी थी कि एक नया इंस्टीट्यूट, एक नया डिपार्टमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। आई वॉज एट ए वेरी यंग स्टेज ऑफ माई करियर, सो इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अब 25-30 साल बाद हम कह सकते हैं कि सब ने मिलकर एक जैसा लोग कहते हैं बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, पॉपुलर डिपार्टमेंट बनाया। क्योंकि यूपी में उस समय तक सुपर स्पेशलिटी केयर की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थीं और पेशेंट्स को एम्स तक आना पड़ता था। तो यूपी गवर्नमेंट ने, और एक बड़ा हाथ जापानीज़ ग्रांट इन एड का, जापान से हमारे सारे इक्विपमेंट आए थे और वो अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे ऑपरेशन थिएटर, लैब्स में कई इक्विपमेंट हैं जो उस समय के हैं। और आज हम उस मकाम तक पहुँचे हैं कि जो जो डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ हैं उसमें जो सुविधाएं हैं वो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि हम कह सकते हैं कुछ सुविधाएं, कुछ प्रोसीजर्स जो हम करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन, तो हम ये कोर्सेज चलाते हैं और हमारे कई कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आउटसाइड यूपी बिकॉज इट इज़ ए नेशनल कॉम्पिटिशन। रिसर्च में भी हमारे इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो लो आउटपुट, द quantity is less because we are a smaller institution as compared to AIIMS and PGI, but high impact उसमें हमारा कैटेगराइजेशन हुआ है। तो अच्छा लगता है सोच के कि मैं भी उस प्रोसेस का पार्ट रहा। उससे पहले बहुत लंबे समय तक, इनफैक्ट आपकी एजुकेशन भी एम्स में हुई, वहीं काम भी आपने शुरू किया। तो ये जो बड़ा स्टेप था आपके लिए, हाउ डिड यू कोप विद दैट? एम्स नो डाउट देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल है। मेरा जो मेडिकल जन्म है वो एम्स में हुआ, क्योंकि मैंने वहीं से MBBS किया, उसके बाद MS किया, फिर उसके बाद वहाँ कुछ साल तक ट्रेनिंग की। शायद जो मेन फैक्टर मेरा था एम्स से SGPGI जाने का, कि
जब मैंने सर्जिकल ट्रेनिंग की उस समय गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी एक इस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटी नहीं थी, जी। जैसे कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब इस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटीज़ थी, उसमें MCH कोर्सेज थे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी में कोई MCH कोर्स उस समय नहीं था। Why did you choose it then? यस, सो SGPGI ने क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, उनका एम था कि हम MCH गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी में शुरू करेंगे। तो मुझे, क्योंकि मैंने एम्स में जिन सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम किया था उनका मेन इंटरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी था, तो उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे मुझे SGPGI ने सेलेक्ट किया। और ये एक अजीब सी सिचुएशन हुई कि मैं खुद जिस चीज़ में क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो डिग्री नहीं है, और अब पिछले 20-25 साल से उस डिग्री का मैं टीचर हूँ और मैं उस ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। पर ऐसे ही सारी स्पेशलिटीज़ बनी। जब कार्डियोलॉजी शुरू हुई तो उसमें वो फिजिशियंस आए जिनका कार्डियोलॉजी में स्पेशल इंटरेस्ट था, उनका कार्डियोलॉजी में ज़्यादा एक्सपीरियंस था, और उन्होंने उस स्पेशलिटी को डेवलप किया और इस्टेब्लिश किया। तो वही रोल SGPGI ने और इंस्टीट्यूशंस ने, जिसमें GB पंत हॉस्पिटल, एम्स, इन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी को इस्टेब्लिश करने में। But did you have an interest in gastroenterology or was it just one of those things? नो, डेफिनेटली, बिकॉज दो रीजंस हैं। एक तो क्योंकि जनरल सर्जरी का एक मेजर पार्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी था उन दिनों में, जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी एक आइडेंटिफाइड स्पेशलिटी नहीं थी। और जैसा मैंने कहा कि जिन सीनियर डॉक्टर्स के साथ मैंने एम्स में ट्रेनिंग की, उनका क्योंकि इंटरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी में था, तो मेरा भी एक्सपीरियंस उसमें फिर डेवलप हुआ। इस वक्त हमारे देश में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसका स्टेटस क्या है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड तो बहुत बीमारियां हैं, बिकॉज जब हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं तो उसमें पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट द यूरिनरी सिस्टम, वो सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कवर्ड होते हैं। काफ़ी डिजीज़ेज़ हैं जो मेडिकल हैं, जिनका ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है, जैसे हेपेटाइटिस एक कॉमन बीमारी है, उसमें सर्जन का रोल बहुत कम होता है। हमारा रोल तभी आता है कि जब हेपेटाइटिस क्रॉनिक हो गई हो, लंबे समय तक चल रही है, और उससे लिवर ख़राब हो गया हो और उसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ज़्यादातर बीमारियों में फिजिशियन और सर्जन दोनों का ही रोल होता है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बीमारियों की बात करें तो गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारियां, जिसमें सबसे कॉमन है कि जो स्टोन्स बन जाते हैं, पित्त की थैली जिसको कहते हैं, वो काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ स्टडीज़ की गई तो पता चला कि अगर आप 40 या 50 साल से ज़्यादा उम्र की, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनके अगर आप अल्ट्रासाउंड करके देखें तो ऑलमोस्ट 1 in 4 और इवन 1 in 3 विल हैव स्टोन्स। दे मे नॉट बी कॉजिंग सिम्टम्स बट दे आर देयर, उनको हम साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू नॉर्दर्न इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी काफ़ी कॉमन है। तो ये एक मेजर, कोई भी जो जनरल सर्जरी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी डिपार्टमेंट है, उनके काम का एक मेजर पार्ट गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ऑपरेशन है, जिसको हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। एंड दैट हैज़ बीन योर स्पेशलिटी? यस, बिकॉज इट इज़ कॉमन। और दूसरा इससे संबंधित है कि गॉल ब्लैडर स्टोन से ही संबंधित कुछ पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर में कैंसर हो जाता है। जी। ग्लोबल अगर हम सिनेरियो देखें तो गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन कैंसर नहीं है, और इसीलिए जो द सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट गॉल ब्लैडर कैंसर में नहीं रहा। लेकिन सरप्राइजिंगली पूरे विश्व में कुछ जोग्राफिकल पॉकेट्स हैं जहां गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है। इसकी वजह क्या है? क्या हमारा खान पान है या इज इट जेनेटिक और व्हाट? एग्जैक्ट कॉज तो उसका अभी हमें नहीं पता है, उसी डायरेक्शन में रिसर्च चल रही है जिसमें हम भी हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली देयर इज़ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, क्योंकि ये देखा गया कि नॉर्थ इंडिया से जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में भी माइग्रेट हुए,
इंक्लूडिंग 2-3 जनरेशन पहले, जैसे यूएस में, यूके में, कुवैत में, फिजी में, सिंगापुर में, उनमें भी गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ जेनेटिक फैक्टर। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है और साउथ इंडिया में जो उसका रेट है वो ऑलमोस्ट 1/10 है। अच्छा, बहुत कम है। तो स्टोन्स क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हैं तो एक फैक्टर स्टोन्स का भी है। तो स्टोन्स क्यों ज़्यादा हैं नॉर्थ इंडिया में? उसकी वजह क्या है ये हमें नहीं मालूम है। और अगेन देयर मे बी अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इट मे बी रिलेटेड टू डाइट, ऑल्दो वी डू नॉट हैव प्रूफ अबाउट इट। Because one of the causes could be celiac or gluten intolerance, because South India में people are predominantly rice eaters और North में हम लोग predominantly wheat eaters हैं. Do you think that's one of the causes? इसको तो नहीं साइंटिफिक रूप से स्टडी किया गया है, लेकिन जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हम कुकिंग मीडियम यूज़ करते हैं उसका रोल हो सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पानी में जो कंटेमिनेशन होता है या तो पेस्टिसाइड्स की वजह से या कुछ हैवी मेटल्स की वजह से उसका भी रोल हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इसका, जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर का हमें डेफिनेट पता है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। Right. उस स्टेज पे अभी हम गॉल ब्लैडर कैंसर के कॉज में नहीं पहुंच पाए हैं। और ये विमेन में ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स विमेन में ज़्यादा होते हैं। अगर हम विमेन और मैन का रेशियो देखें तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स में 2 to 3:1, यानी 2 से 3 औरतें और 1 आदमी। इसीलिए गॉल ब्लैडर कैंसर ही एक ऐसा पिक्यूलियर कैंसर है। 1-2 और ऐसे कैंसर्स हैं जो विमेन में, ज़्यादातर कैंसर्स और आदमियों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर और थायराइड कैंसर 2 बीमारियां हैं जो विमेन में ज़्यादा हैं आदमियों के कंपैरिजन में। No, but there are also other cancers which are specific to women, no, like cervical cancer, They are organ, breast cancer. gender yeah, organ yeah, related yeah, cancers. I am talking of organs which are present in both men and women. yeah. उसमें गॉल ब्लैडर और थायराइड ये 2 कैंसर्स हैं जो मेन की बनिस्बत विमेन में ज़्यादा देखे गए हैं। आपका जो ये इंटरेस्ट इस फील्ड में हुआ, बीइंग बेस्ड इन लखनऊ, हाउ डज दैट हेल्प यू विद योर रिसर्च? जब मैं एम्स से लखनऊ गया तो शुरू के दिनों में मुझे ऐसा लगा जी, कि जितना गॉल ब्लैडर कैंसर हम एम्स में देखते थे, और एम्स तो इतना बिजी हॉस्पिटल था उस समय, इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल था, एसजीपीजीआई तो तब शुरू ही हुआ था, with 2 मुझे ऐसा doctors. महसूस हुआ कि वहाँ शायद और ज़्यादा है। जी, तो पहले दिन से ही हमने जो पेशेंट्स हम देखते थे उनके रिकॉर्ड्स रखने शुरू किए, और फिर धीरे धीरे जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैं बता रहा था कि विश्व में कुछ जोग्राफिकल पॉकेट्स हैं, तो उसमें सेंट्रल और साउथ अमेरिका, चिली, जापान और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, ये 3-4 एरियाज़ हैं जहां गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन तब तक माना जाता था। इंडिया को गॉल ब्लैडर कैंसर की दृष्टि से रेयर कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन फिर हमने, बनारस में एक ग्रुप है, उन्होंने, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के ग्रुप्स ने अपना अपना एक्सपीरियंस जब इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश किया, तब हमने भी रियलाइज़ किया और सारे विश्व ने ये रियलाइज़ किया कि नॉर्दर्न इंडिया भी गॉल ब्लैडर कैंसर का एक पॉकेट है। हाँ. और बार बार मैं नॉर्दर्न इंडिया इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा, साउथ इंडिया में ये नहीं है, और इसीलिए हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल हमने दिया कि नथिंग एल्स कैन डिवाइड इंडिया बट गॉल ब्लैडर कैंसर प्रोबेबली कैन, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर डिस्टिंक्टली नॉर्थ और साउथ इंडिया को सेपरेट करता above the है। Vindhyas and Yes. below the Vindhyas, ऐसे है. You talked about how it also exists in many of the other countries. You have traveled also to a lot of these countries. What were your observations? तो जब मुझे लगा शुरू में कि गॉल ब्लैडर कैंसर यूपी में दिल्ली से शायद ज़्यादा कॉमन है, और जो मेरे कोलीग्स पटना में हैं वो बताते हैं बिहार में भी बहुत कॉमन है, तो ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। और फिर जब मैंने इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़े तो मैंने देखा कि चिली में कुछ सर्जन्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, जापान में कुछ सर्जन्स हैं, और जैसा मैंने बताया हमारे इंस्टीट्यूट का जापान के साथ बहुत एक क्लोज़ रिलेशनशिप है, तो जापानीज़ सर्जन्स के साथ कांटेक्ट हुआ और फिर उनके साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ,
और उनके साथ मिल के हमने कुछ काम भी किया और कुछ पब्लिकेशंस भी हमारे हुए और अभी भी वो इंटरेक्शन हमारा और उनका चलता है, जिससे कि एक दूसरे के रिसर्च को, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को हम फॉलो करते हैं और जो क्वेश्चंस आपने पूछे जिनका अभी हमें आंसर नहीं पता है, तो ये सब ग्रुप्स मिल के अब उस प्रश्न की खोज में है। बल्कि अब तो इवन इन द यूएस जहाँ पर गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन नहीं है, वहाँ भी कई ग्रुप्स और कई साइंटिस्ट्स अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सरप्राइजिंगली यूएसए में भी जो वाइट पॉपुलेशन है, कॉकेशियन पॉपुलेशन या जो अफ्रीकन ब्लैक पॉपुलेशन है, उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर कॉमन नहीं है। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशन है, जिनको हम रेड इंडियन पहले कहते थे, उनमें कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर कैंसर उतनी ही कॉमन है जितनी नॉर्थ इंडियन पीपल में है। तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री और जेनेटिक्स में भी जाने की कोशिश की, लेकिन क्या इन दोनों पॉपुलेशंस में कोई लिंक है, अभी मैं वो नहीं समझ पाया हूँ। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम बस अभी लौटते हैं। मम्मी चाहे बंदे बाल, मैं चाहूँ खुले बाल। तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल, अब पाओ खूबसूरत खुले बाल सिर्फ ₹1 में। क्लिनिक प्लस के सैशे के हर इस्तेमाल से बाल बने ज्यादा मजबूत, ताकि आप रख सकें बालों को खुला हमेशा। अब हर क्लिनिक प्लस सैशे के साथ पाइए 20% एक्स्ट्रा। ज्यादा मजबूती, ज्यादा क्लिनिक प्लस। वेलकम बैक। हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने सर्जन Dr. V.K. Kapoor. You know, when we talk about your life, you've come a long way from your birth in Saharanpur, your education in Banaras. Those were wonderful years for you, weren't they? हाँ, मेरा जो जिसको होम टाउन कहते हैं वो सहारनपुर है, वेस्ट यूपी में, मेरठ और देहरादून के बीच में। पर मैं सहारनपुर बहुत कम समय रहा, क्योंकि मेरे पिताजी यूपी गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो मुझे याद है हर 2-3 साल में हम जगह बदला करते थे, उनके ट्रांसफ़र होते थे। तो अलीगढ़, आगरा, उत्तरकाशी, मुरादाबाद, देहरादून, बनारस, सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, कई जगह उनकी पोस्टिंग हुई और हम उनके साथ रहे। बनारस मेरे लिए एक ख़ास महत्व रखता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के मोटिवेशन की वजह से उन्होंने मुझे एक, उन दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप स्कीम होती थी स्कूल के बच्चों के लिए, उसमें मुझे भाग दिलाया और मुझे वो स्कॉलरशिप मिली। तो मैं 3 साल के लिए बनारस में एक राजघाट बेसेंट स्कूल है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो एनी बेसेंट ने शुरू की थी, वो सोसाइटी उस स्कूल को रन करती थी। और उसके बाद फिर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से वो स्कूल जुड़ा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम थी कि 3 साल के लिए बच्चे को पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी और वो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ेंगे। तो वहाँ मैं जब रहा तो मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पीरियड था। जो वहाँ माहौल था, जो वहाँ के टीचर्स थे, और जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म किया, वो शायद जिसको कहते हैं कि फाउंडेशन है, उसमें काफ़ी रोल मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज आल्सो अ टीचर एंड प्रिंसिपल। उस ज़माने के वो सिर्फ बीए और एलटी की एक डिग्री हुआ करती थी, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट थी। उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई, इंग्लिश ग्रामर सिखाई, और शायद उसी वजह से आगे मैं इतना कर पाया। तो राजघाट के ज़्यादातर मेरे टीचर्स तो अब नहीं हैं, लेकिन एक टीचर जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो अभी भी हैं, श्री नवीन टंडन जी। अच्छा लगता है उनको फेसबुक पे देख के, बहुत एक्टिव हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। You know, you are one of the rare breed of professionals who gives credit to teachers. आजकल लोग टीचर्स को भूल जाते हैं, लेकिन throughout your career you have given special place in your life and in your journals you have always thanked your teachers. मैं मुरादाबाद के एक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ मेरे टीचर थे श्री राम वाजपेयी।
तो शायद मेरे फादर ने उनसे बात की तो वो घर पे आके मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने ख़ास तौर से इस एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर किया। हो सकता है कि इसमें मेरा स्वार्थ है, क्योंकि अब मैं एक टीचर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कल को शायद मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे बारे में ऐसी राय रखें। स्टूडेंट्स को मैं टीचर जितना ही स्थान देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो जो वो सवाल हमसे पूछते हैं उन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें और पढ़ना पड़ता है। और इस कैपेसिटी में मैं कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे टीचर हैं। तो इसीलिए जो आपने कहा कि जो मैंने 2-1 किताबें लिखी हैं, उसमें से एक किताब मैंने जो मेरे टीचर थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर LK शर्मा, उनको डेडिकेट की, क्योंकि वो सेफ सर्जरी कैसे की जाए। सर्जरी जैसा हम जानते हैं एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हर ऑपरेशन में रिस्क होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो उसको सेफ बनाना एक सर्जन का प्राइम एम होता है। एक कहावत है प्राइमम नॉन नॉसियर, यानी डू नो हार्म। अगर हम फ़ायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान ना करें। जी बिल्कुल। और उन्होंने जो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सर्जरी करना सिखाया और कैसे टिश्यूज़ को एक बच्चे की तरह हैंडल करना है, बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली, तो इसलिए वो किताब मैंने उनको डेडिकेट की। और जो दूसरी किताब मैंने लिखी, इस किताब की बात पहले थोड़ी अच्छा। और करते हैं, क्योंकि ये यू कॉल्ड इट द A to Z ऑफ कॉलिस सेक्स सेफ कोलिसिस्टेक्टमी। या इसकी खासियत ये है, जो जिन्होंने भी पढ़ी है या जो फॉरवर्ड में जिन्होंने इसके बारे में बात की है, कि इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड। इट्स लाइक यू नो ऑन योर फिंगर टिप्स यू शुड नो व्हाट सर्जरी इज़ ऑल अबाउट। और उसमें बिकॉज यू मेड इट सो ईजी, it doesn't sound as technical as it really is. Cholecystectomy, as we discussed earlier, is the operation to remove the gallbladder, Right. which is usually done for gallstones. And आजकल ये दूरबीन विधि से की जाती जी, है, लेप्रोस्कोपिक या टेलीस्कोपिक, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। काफ़ी कॉमन ऑपरेशन है, हर सर्जन को करना पड़ता है, क्योंकि गॉलस्टोन डिजीज़ इतनी ज़्यादा है। और इट इज़ सपोज टू बी ए सिंपल ऑपरेशन। Right. ज़्यादातर 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाता है, उसी दिन या अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है। लेकिन 100 या 200 में से किसी एक केस में अनफॉर्चुनेटली एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसको बाइल डक्ट इंजरी कहते हैं। जी। बाइल डक्ट वो ट्यूब है जो लिवर से बाइल को गॉलब्लैडर में पहुंचाती है और गॉलब्लैडर से फिर इंटेस्टाइन में पहुंचाती है। तो जब हम ऑपरेशन के द्वारा गॉलब्लैडर को निकाल रहे हैं तो बाइल डक्ट उसके बिल्कुल पास में है। अगर हम केयरफुल ना रहें तो बाइल डक्ट में एक इंजरी हो सकती है, जिससे बाइल बॉडी के अंदर लीक हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है, और उससे इन्फेक्शन हो जाता है, जॉन्डिस हो सकता है, और आगे चल के बाइल डक्ट का रास्ता सिकुड़ सकता है, जिसको हम स्ट्रिक्चर बोलते हैं। Right. जब वो बाइल डक्ट का रास्ता सिकुड़ जाता है तो उससे लिवर पे असर पड़ता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसका मैनेजमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्ट एंडोस्कोपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और फाइनली एक एक्सपर्ट सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्सपर्टीज़ सब जगह अवेलेबल नहीं है। गॉलब्लैडर का ऑपरेशन तो छोटे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइमरी नर्सिंग होम में भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट की सुविधा हर जगह नहीं है। तो उन पेशेंट्स को फिर किसी बड़े हॉस्पिटल या बड़े सेंटर में जाना पड़ता है। ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, और जिसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और कभी कभी उसकी वजह से डेथ भी हो सकती And है। these are complications which are absolutely unnecessary. आई कांट से दैट, क्योंकि हर ऑपरेशन की एक इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशन होती है, हमारे हाथ में भी होती है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एज योर बुक सेज, वो इफ यू नो द A to Z, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं कम उसके हो होने के सकती- चांसेस कम कम होते हो हैं। सकती जी, है। जी। तो जो फॉर्मेट आपने बताया है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो बहुत हैं जी। कि कोलिसिस्टेक्टमी कैसे की जाए, लेकिन इस किताब को मैंने टारगेट किया कि जो एक एवरेज जनरल सर्जन है, जो एक छोटे हॉस्पिटल में या अपने इंडिविजुअल नर्सिंग होम में, जहां इंस्टीट्यूशनल एटमॉस्फेयर या ट्रेनिंग या सुपरविजन नहीं है,
वो कैसे इस ऑपरेशन को सेफ बना सकता है। तो क्योंकि हम ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तादाद में करते हैं, रोज़ मैं अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको सिखाता हूँ, उनसे करवाता हूँ, उनको सुपरवाइज़ करता हूँ, तो जो भी टिप्स मैं उनको देता हूँ वो हर रोज़ ऑपरेशन के बाद मैं एक कागज़ पे लिख लेता था और फिर उन सबको जमा करके ये एक किताब बनाई। और इसको मुझे जो मेरे इंस्टीट्यूट ने या जो गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो ग्रांट दी है रिसर्च के लिए, उस ग्रांट में से मैंने पब्लिश किया। इट इज़ नॉट अ कमर्शियल पब्लिकेशन, इट इज़ नॉट फॉर सेल, PDF file it is available online. for free download on website, and whosoever wants, I send a complimentary copy to him. It is not for sale. जी. It is not for sale. So is this how you learned to love teaching as well? Because this is how you learned from teachers who made education easy for you. Is that what you are trying to disseminate? हाँ, as अगर well? अगर मैं कहूँ कि सर्जरी के बाद, सर्जरी तो I told my wife when we got married that you are my second wife because my first wife is surgery. तो लेकिन सर्जरी के बाद टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। जैसा मैंने कहा कि उसमें दो पर्पस सर्व होते हैं, एक तो मैं उनको एजुकेट कर रहा हूँ और दूसरा मैं खुद एजुकेट हो रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। ख़ासतौर से हमारे स्टूडेंट्स, because I said we have only MCH courses. Right. So these are doctors who have already done their MBBS, so they are full-fledged doctors. They have done their MS in general surgery, student for 3 years. So they are established doctors who in any other hospital would be a consultant, would be a teacher. तो वो और इसी डायरेक्शन में अभी मैंने और मेरी जो वाइफ हैं लिली, हमने एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल शुरू किया है जी. जिसका नाम हमने रखा है प्रश्न इंडिया, जी. संस्कृत वर्ड से। शायद वो प्राइम मिनिस्टर का जो डिजिटल इंडिया स्लोगन है उसी से प्रेरित हो, तो जिसमें हमने ये प्रोविज़न रखा है कि कोई भी स्टूडेंट जिसके मन में कोई क्वेश्चन है वो उस पोर्टल पे आके अपना क्वेश्चन पोस्ट करता है और हमारा एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हम उन एक्सपर्ट को भेजते हैं और वो एक्सपर्ट फिर उसका आंसर देते हैं और वो आंसर हम उसी साइट पे पोस्ट कर देते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक अपलोड किए हैं, पिछले 1 साल में हमने करीब 400 क्वेश्चंस और आंसर्स अपलोड किए हैं, वो उनको देख और पढ़ सकता है। अभी ये पोर्टल सिर्फ सर्जिकल स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि मैं सर्जन हूँ और जो एक्सपर्ट्स हैं वो मेरे कोलीग्स, कुछ मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स जो अब इन देयर ओन राइट, इन देयर ओन कैपेसिटी आर टीचर्स। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम और एक्सपैंड करें और स्पेशलिटीज़ के लिए भी शुरू करें। पर सर्जिकल स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा पोर्टल सिद्ध हो रहा है क्योंकि हर रोज़ हम एक नया क्वेश्चन, एक नया आंसर उस पर पोस्ट करते हैं। अभी उसमें हम और भी चीज़ें ऐड करने की सोच रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्लान है पिक्चर इंडिया, तो एक फ़ोटोग्राफ किसी एक्सरे की, किसी ऑपरेशन की, किसी बीमारी की और उससे संबंधित थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ताकि स्टूडेंट्स जब उसको पढ़ें तो उसके बारे में उनको जानकारी हो सके। तो ये एक नए तरह के प्रयोग आप कह सकते हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और स्टैंडर्ड क्लासरूम टीचिंग से थोड़ा हट के हैं। इसी में हमने एक जो सोशल मीडिया का मीडियम है स्काइप जी, जिसमें वीडियो चैटिंग होती है, वो हमने शुरू किया है। तो कोई भी स्टूडेंट जो हमारा प्रश्न इंडिया का स्टूडेंट है, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हो, वो एक पेशेंट की प्रॉब्लम को तैयार करते हैं, हमसे टाइम फिक्स करते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट का हम टाइम लेते हैं और फिर स्काइप के ज़रिए अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। वो पेशेंट की परेशानी जो है, प्रॉब्लम क्या उसमें करना है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से 10-15 स्टूडेंट्स मिलके एक एक्सपर्ट के साथ उस केस को डिस्कस करते हैं। ये उनको 2 तरह से मदद करता है। एक तो टेलीमेडिसिन के रूप में, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन। एक तो ये कि क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग के बाद उनको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में यही सवाल पूछे जाने हैं, तो उसके लिए उनको तैयार करता है।
और दूसरा क्योंकि वो सर्जन हैं, उनको पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट उनके ट्रीटमेंट में आएगा तो उसको कैसे बेस्ट ट्रीट किया जाए, ये इंडिया के जो उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के जो बेस्ट एक्सपर्ट हैं, उनकी उसमें क्या राय थी, ये उनको मिल जाती है, चाहे वो किसी भी अस्पताल में काम कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि सर्जरी से पहले जो एक प्लान होता है सर्जरी का, वो जितना डिस्कस हो जाए उतना आसान होता है सर्जरी के दौरान, एंड देयर आर फ्यूअर रिस्क्स ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही बीमारी के दो मरीज एक से नहीं होते। हर मरीज, आप दवाई को ही देखिए, एक दवाई एक आदमी में काम करती है, दूसरे में नहीं करती, एक में कम डोज से फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो सर्जरी तो शरीर की रचना हर एक की भिन्न भिन्न है, और हर ऑपरेशन हर मरीज़ में एक अलग आयाम होता है उसका, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट की सारी डिटेल्स, उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस जो हुए हैं, ख़ास तौर से एक्सरेज, आजकल जैसे हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, उसका बारीकी से अध्ययन किया जाए। और जब हम जैसे मैं पेट का सर्जन हूँ, जब हम पेट के अंदर गए, चाहे वो पेट को काट के हो या टेलीस्कोप के ज़रिए हो, तो उस पेशेंट की जो संरचना है वो कैसी है, और उसको कैसे हमें हैंडल करना है, ताकि जो भी सर्जरी हम करना चाह रहे हैं वो सुचारू रूप से हो, स्मूथली हो, ब्लड लॉस कम से कम हो, और जो कॉम्प्लिकेशंस उस ऑपरेशन की हैं उसको हम कम से कम कर सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है। We'll carry on our conversation, but before that, let's take a short break. We'll be right back. मम्मी चाहे बंदे बाल, मैं चाहूँ खुले बाल। तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल, अब पाओ खूबसूरत खुले बाल सिर्फ ₹1 में। क्लिनिक प्लस के सैशे के हर इस्तेमाल से बाल बने ज्यादा मजबूत, ताकि आप रख सकें बालों को खुला हमेशा। अब हर क्लिनिक प्लस सैशे के साथ पाइए 20% एक्स्ट्रा। ज्यादा मजबूती, ज्यादा क्लिनिक प्लस। पढ़ लिख लूं, डिग्री ले लूं, दुनिया के बारे में कुछ सीख लूं, फिर करूंगी शादी। खुद को बुलंद करेगी ये, और परिवार की ताकत बनेगी हमारी बेटी। जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। Welcome back. Our guest today is the renowned surgeon, Dr. V.K. Kapoor. The ethics of surgery, you were saying that certain, not most doctors suggest it unnecessarily. शायद ही कोई डॉक्टर होगा कि जो ऐसा कुछ स्टेप ले कि जिससे जानबूझकर पेशेंट को नुकसान हो, क्योंकि जब हम डॉक्टर बनते हैं तो ये हमें सिखाया जाता है, ये हमारे टीचर्स को हम देखते हैं, ये एक तरह से हम इम्बाइब कर लेते हैं, जिसको हिपोक्रेटिक ओथ या प्रिंसिपल कहते हैं। और मेरा ये विश्वास है और मेरी ये उम्मीद है कि कोई भी डॉक्टर शायद ऐसा ना करता हो। कुछ एग्जाम्पल्स जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि जिसको हम ये कह सकें कि वो एक अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन या अननेसेसरी प्रोसीजर जिसमें सर्जरी भी इंक्लूडेड है। Do you think that comes from lack of confidence? उसकी दो वजह हैं। एक, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर मुझे लगता है कि मेरा क्लिनिकल जजमेंट अच्छा नहीं है और मैं इन्वेस्टिगेशन से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहता हूँ, जिसकी ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। दूसरा ये कि अगर मैंने ऑपरेशन नहीं किया और पेशेंट बिगड़ गया या दुर्भाग्यवश पेशेंट की मृत्यु हो गई, तो मेरे ऊपर ये आरोप ना लगे कि आपने अगर ऑपरेशन किया होता तो पेशेंट ठीक हो जाता। थोड़ा सा बदलाव समाज में और मेडिकल प्रोफेशन में आया है। आज से 30, 40, 50 साल पहले जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप था, जिसको हम नोबल प्रोफेशन कहते थे, पेशेंट्स भी उतने अवेयर नहीं थे। इवन पढ़े लिखे लोग भी मेडिकली कॉन्शियस नहीं थे, और एक पेशेंट का डॉक्टर में जो अटूट विश्वास था, जैसा मैंने कहा कि मेरा तो अभी भी वही विश्वास है कि डॉक्टर जो भी करेगा, एट द बैक ऑफ हिज और हर माइंड ये होगा कि हाँ, इससे पेशेंट का भला हो, जानबूझकर शायद कोई भी नुकसान ना करे। लेकिन क्योंकि अब वो रिलेशनशिप एक
प्रोवाइडर और कंज्यूमर वाला रिलेशनशिप हो गया कि मैं आपको पे कर रहा हूँ और आप मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे किसी और प्रोवाइडर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप होता है कि उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक गारंटी या वारंटी होती है, उसमें एक एश्योरेंस होता है कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा, वो मेडिसिन में होना मुश्किल है। सर्जरी इन स्पेसिफिक एंड मेडिसिन इन जनरल इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स में 2+2 आप जितनी भी बार करेंगे वो 4 ही आएगा। मेडिसिन में ऐसा नहीं है। 2+2 ज़्यादातर टाइम्स 4 होता है, कभी कभी 5 हो जाता है, कभी 3 भी हो सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट आया जिसका एक्सीडेंट हो गया है। मुझे पता है कि उसके लिवर में चोट लगी हुई है, अंदर ब्लीडिंग हो रही है, सीटी स्कैन या MRI हमने करके देखा। इसमें ट्रीटमेंट के 2 रास्ते हैं। हमें मालूम है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, लिवर का कोई मेजर या इम्पॉर्टेंट पार्ट डैमेज नहीं है, तो ऑब्जर्व करने से पेशेंट ठीक हो जाएगा। 100 में से 95% मान लीजिए मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा। 5% में हालत ख़राब हो सकती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उदाहरण के तौर पे। अब उस 5% के डर से कि क्योंकि पेशेंट की हालत ख़राब हो जाएगी और ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाएगा, अगर मैं सब 100 पेशेंट का ऑपरेशन कर दूं तो इसका मतलब जिन 5% को ऑपरेशन से फ़ायदा होना था वो तो हो गए, लेकिन जिन 95% को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी उनका अननेसेसरी ऑपरेशन हो गया। यही एग्जाम्पल सिजेरियन सेक्शन में दिखता है। शायद आप उसी को रेफ़र कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी वजह से वो नहीं हो पाती सक्सेसफुल, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। उसमें अगर डिले हो गया तो बच्चे की और कभी कभी माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो उसको सेफ बनाने के लिए अगर हम इलेक्टिव यानी प्लान्ड पहले ही सिजेरियन कर दें तो वो दोनों खतरे करीब करीब 0 हो जाते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन करना पड़ रहा है जिसके अपने रिस्क हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल, और जो आप इंस्टिंक्ट या डिसीजन मेकिंग या जजमेंट या इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज, और जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग, ये सब चीज़ें अलग अलग मात्रा में लेके और तब डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए मरीज़ों को या उनके रिश्तेदारों को अगर मैं ये मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ कि एक डॉक्टर के लिए और ख़ास तौर से एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट के लिए, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या जनरल सर्जन हो, ये 3 डिसीजन लेना कि ऑपरेशन करना है या नहीं, कब करना है और कितना करना है, ये उतना आसान नहीं है। आप जितने भी पढ़े लिखे हों, कभी ना कभी किसी ना किसी पेशेंट में ये डिसीजन गलत होगा, हो भी सकता है, और उसके परिणाम दुर्भाग्यवश खराब भी हो सकते हैं। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस आर्टिकल लिखा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो भी व्हेन दे कम टू अ डॉक्टर दे कम विद प्रीकंसीव्ड नोशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन व्हाट दे सी इन हिंदी फिल्म्स। I mean, don't take my words literally, but I always say that in our country, majority of people who are well educated, who are placed in even high or middle social strata, are medically illiterate. That is because हमारे schools में, हमारे colleges में health education का component बहुत कम है as compared to some other countries. तो इसलिए जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको मेडिसिन के बारे में जानकारी, उनकी नॉलेज बहुत कम होती है। और अब जब से इंटरनेट आया है तो इट हैज़ बिकम वेरी इजी। आप कोई भी वर्ड सर्च में डालिए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक करेक्ट है, कहाँ तक ऑथेंटिकेटेड है, और उसको आप कितना समझ पाते हैं, and unfortunately large majority of this information comes from the west. right. और जो चीज़ वहाँ एप्लीकेबल है वो हमारे सेटअप में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एप्लीकेबल है या नहीं, ये सब चीज़ें उसको एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल कर देती हैं। जी जी। और इसलिए
डॉक्टर और पेशेंट का वही रिलेशनशिप जो पहले था, मुझे लगता है वो शायद बेहतर था। उसमें डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पेशेंट ये कहता है, और आज भी मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स, सारे डॉक्टर्स के ज़्यादातर पेशेंट्स सब कुछ समझाने के बावजूद भी ये कहते हैं डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगता है वो करिए। तो उसमें जो बेस्ट प्रिंसिपल जो हमें पढ़ाया सिखाया जाता है, और जो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये सोचकर फैसला लीजिए कि अगर वो मरीज़ आपका भाई, आपका पिता, आपकी माँ, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी बहन है, तो आप क्या करोगे, वही डिसीजन आप लो। उसमें मरीज़, उसकी बीमारी, उसके आर्थिक साधन, आप किस अस्पताल में काम कर रहे हैं, वो एम्स या SGPGI जैसा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है या एक छोटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और आपके रिसोर्सेज, आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। हर हॉस्पिटल में तो CT और MRI की सुविधा नहीं होगी, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या पेशेंट की कंडीशन परमिट करती है या नहीं। अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा यानी इंजरी का पेशेंट आया और किताब में लिखा है कि उसका CT और MRI होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको 3 घंटे दूर किसी जगह पे जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो भेजा जाए, क्योंकि तब तक तो पेशेंट की हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस अस्पताल में जो भी सुविधा है उसके हिसाब से आपको इलाज करना है। तो वो चीज़ ज़रूरी है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी इंटरनेट में लिखा है या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज से मैसेजेस आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल हों। और हमारे ही कंट्री में इतनी विविधता है। दिल्ली में ही एक तरफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी है, और एक तरफ अगर आप किसी पेरिफेरी में चले जाएं तो एक छोटा सा नर्सिंग होम या छोटा सा सरकारी अस्पताल भी है। बट आई स्टिल ब्रिंग यू बैक टू दिस आर्टिकल दैट यू रोट, जिसमें आपने अलग अलग फिल्मों के ज़रिए जो लोगों को एक इम्प्रेशन आता है मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में लिखा है। ख़ासतौर पे जब आप इंटर्न थे, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ एंड एनेक्डोट। हाँ, ये फिल्म्स में जो मेडिसिन और अनफॉर्चुनेटली उससे आम जनता मेडिसिन और डॉक्टर्स और सर्जरी के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें सीख ले सकती हैं। और इसलिए मेरा सजेशन है कि जो भी लोग फिल्म्स बनाते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि दिखाएं मेडिसिन से रिलेटेड अच्छी और ख़राब चीज़ें भी दिखाएं, लेकिन जो मैसेज कन्वे हो वो सही हो। पर आपका खुद का एक एनेक्डोट है, जब आप इंटर्न थे तो आपके पास कुछ लोग आ गए थे कि 3 भाई के हमारा खून दे दीजिए माँ को। हाँ, उन दिनों ये फिल्म आई थी अमर अकबर एंटनी, जिसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और ऋषि कपूर शायद अपनी माँ निरूपा रॉय के लिए खून देते हैं, और वो तीनों एक बेड पे लेट जाते हैं, तीनों का खून एक ही बॉटल में जाता है और वो उनको दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। खून लिया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसका फिर ग्रुप मैच किया जाता है, फिर जो देने वाला है और जो लेने वाला है उनके खून के एक सैंपल को मिलाया जाता है कि वो कंपैटिबल है या नहीं, और तभी खून चला। तो ऐसे बहुत से उदाहरण जो मैंने उस आर्टिकल में आपने उसमें इतने सारे उदाहरण दिए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स यू हैव डिस्पैरेज्ड हाउ मेडिसिन इज सीन इन सिनेमा, लेकिन एक ख़ास बात ये भी आती है दैट यू योरसेल्फ आर फॉन्ड ऑफ वाचिंग फिल्म्स। यस। हाँ, मैं देखता हूँ, और मैं और मेरी पत्नी, अब क्योंकि ख़ास तौर से हम दोनों फ्री हैं, फ्री इन द सेंस कि दोनों बच्चे हमारे बड़े हैं, अपने अपने जगह पर हैं, तो काफ़ी फिल्म्स हम देखते हैं। पुरानी फिल्म्स बहुत देखते हैं, जिसमें वक्त, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, उस ज़माने की फिल्म्स। बाद के ज़माने की भी कुछ अच्छी फिल्म आई। हम साथ साथ हैं हमारी बड़ी फेवरेट फिल्म है, पूरा परिवार कई बार देख चुका है, जब भी आती है तो देखते हैं। आपने कहा आपके बच्चे सेटल इन हो गए हैं। You've been such an inspiration to so many students of medicine, but your children didn't follow your footsteps. Yes, you are right. Both my sons did engineering, और
मेरा बड़ा वाला बेटा अभिमन्यु, वो अभी भी इंजीनियरिंग ही कर रहा है, वो यूएस में सेटल्ड है, और उसकी पत्नी लावण्या। छोटा बेटा अभिनव, उसने इंजीनियरिंग की, एरोनॉटिक्स में की। मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ, एरोनॉटिक्स अच्छा भी लगा कि एक नई ब्रांच, फैसिनेटिंग ब्रांच है, लेकिन उसके बाद शायद उसको वो पसंद नहीं आई, तो ही हैज़ नाउ गॉन इनटू बिजनेस एंड फाइनेंस। हमने कभी उनको ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो तुम लोग भी डॉक्टर बनो। उन्होंने अपने आप ही चूज़ किया। कई रीज़न हो सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे और भी जो कोलीग्स हैं SGPGI में, बहुत कम बच्चे मेडिसिन में गए। शायद वो हमारी लाइफस्टाइल को देखते हैं। मेडिसिन इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 5 से 6 साल MBBS, 3 साल MD MS, और अब क्योंकि DM MCH भी आ गया है और 3 साल, उसके बाद भी थोड़ा समय लगता है सेटल होने में। और पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं पढ़ाई होती। कभी ख़त्म नहीं होती। और मेडिसिन के जो द सो कॉल्ड फ्रूट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हों, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, वो बहुत लेट स्टेज पे आता है। ऑन द अदर हैंड जो अदर डिसिप्लिन्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, मास कम्युनिकेशन है जिसमें आप हैं, उसमें शायद रिजल्ट्स जल्दी होते हैं, सेटलमेंट जल्दी होता है। अब जैसे मेरे दोनों बच्चे, उन्होंने इंजीनियरिंग किया और शायद वो अब लाइफ में सेटल्ड हैं। मेरे जो प्रोफेशनल बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स, वो उनसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी सेटल्ड नहीं हैं। तो हो सकता है एक रीज़न ये रहा हो कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के बच्चे शायद मेडिसिन में नहीं आजकल जा रहे हैं। जो आपने बात कही कि क्विक रिज़ल्ट आजकल बच्चों को चाहिए, शायद इसीलिए जब आप बुक्स लिखते हैं तो उसमें भी हर चीज़ ब्रीफ में होती है ताकि आपके स्टूडेंट्स को क्विक रिज़ल्ट मिल जाए। जैसे योर बुक ऑन द बुक कॉल्ड पर्ल्स। फास्ट फूड का ज़माना है और पहले आपको याद होगा कि पतीली में दाल पकती थी, उसमें घंटे लग जाते थे, चूल्हा जलता था। अब तो माइक्रोवेव है, विद इन मिनट्स यू कैन कुक फूड। तो पर्ल्स जो मैंने लिखी है वो एक टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक्स का साइज़ बड़ा होता है, टेक्स्ट बुक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। पर्ल्स मैंने लिखी कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में जाते हैं, स्पेशली जो एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसको मुश्किल होती है। क्योंकि मैं एक टीचर होने के साथ साथ एग्ज़ामिनर भी हूँ, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स हैं, 3 साल उन्होंने काम किया, पढ़े भी, लेकिन जब हम उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो उसका जवाब उस स्टैंडर्ड या उस लेवल का नहीं दे पाते जो हम चाहते हैं और जिसमें उनको एक पास का दर्जा दिया जा सके। तो पर्ल्स में मैंने ये कोशिश की है कि एग्ज़ाम से पहले आप अगर उसको पढ़ें तो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस बीमारी का जो जिस्ट है, जितना बेयर मिनिमम आपको आना चाहिए, दोनों पर्पज़ के लिए, कि आप एग्ज़ाम को पास कर सकें, और अगर वो मरीज़ आपके पास आए तो आप एक उसका एवरेज स्टैंडर्ड का, एक्सेप्टेबल मिनिमम स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट कर सकें, जिससे कि जो पहले हमने कहा कि डू नो हार्म। बेस्ट नहीं होगा, एक्सीलेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, लेकिन जितना एक आपसे मिनिमम एक्सेप्टेबल है वो आप कर सकें। और ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जैसा हमने कहा कि अब वो रिलेशनशिप एक कंज्यूमर और प्रोवाइडर का हो गया, और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जी। और उसके एग्जाम्पल्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका भी बेसिक प्रिंसिपल यही है कि एक डॉक्टर से जो उम्मीद की जाती है वो ये कि जिस लेवल के आप डॉक्टर हैं, आप MBBS हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किस सेटअप में आप काम कर रहे हैं, आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, या आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में या नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, और क्या आपकी फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आप इस पेशेंट का, इस बीमारी का एक क्या मैनेजमेंट करेंगे, जो एक लेवल से दूसरे लेवल में अलग अलग हो सकता है। जो चीज़ मेरे से एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि मैं एक बड़े इंस्टीट्यूशन में हूँ, मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, वही चीज़ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर से नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए, चाहे वही बीमारी हो, चाहे वही मरीज़ हो।
तो उसको देखते हुए एक बेयर मिनिमम एक्सेप्टेबल जो एक क्राइटेरियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है, वही चीज़ मैंने उसमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अब जो एक ट्रस्ट फैक्टर है पेशेंट और डॉक्टर के बीच वो रहा नहीं, कम हो गया है, कम हो गया है, लेकिन कम It's हुआ। more आई common. थिंक ज़्यादातर पेशेंट्स और ज़्यादातर डॉक्टर्स का रिलेशनशिप अभी भी वही है जो था, लेकिन कम हो गया है। इससे जुड़ी मुझे एक बात और आई फील लाइक आस्किंग यू कि कहीं जो डॉक्टर के संस्कार हैं दैट ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल। अब जैसे आपकी बात ली जाए तो यू बीन अ गांधीयन ऑल योर लाइफ राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 or 7 आई थिंक। Not really, but I admire him. I am not a Gandhian. But you Incidentally, हाँ. I have authored a quiz book on Mahatma Gandhi. तो गांधी जी पे तो हजारों, शायद उससे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, उन्होंने भी लिखी हैं, उनके ऊपर भी लिखी गई हैं। आई एम श्योर सैकड़ों क्विज बुक्स भी होंगी, लेकिन ये जो किताब मैंने लिखी है जिसका अभी मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ, और ये भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने ही उससे पब्लिश करूं, और जो भी इंटरेस्टेड हो गांधी जी के बारे में जानने में, ख़ास तौर से मेरा टारगेट ऑडियंस है कि जो इंडियन फैमिलीज़ बाहर रह रही हैं इंडिया से, और जिनके बच्चे वहीं पैदा और बड़े हुए, जिन्होंने गांधी का नाम सुना होगा लेकिन वो जानते नहीं होंगे, या विदेशों में भी बहुत इंडोफाइल्स हैं जिनको इंडिया में इंटरेस्ट है, उनको टारगेट रख के मैंने लिखी है। तो गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, और नेक्स्ट पेज पे करेक्ट आंसर, लेकिन आंसर के साथ साथ उस आंसर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स और कुछ कोट्स, इस तरह से उसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की Why did you कोशिश की। choose to write on Gandhi ji? One, because I admire him. It's difficult to believe that there was a person like him. उनके बारे में सबसे पहले जो मैंने उसमें फॉरवर्ड में भी लिखा है उस किताब के कि जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था तो मुझे टाइफॉइड फीवर हुआ जी। और उस ज़माने में टाइफॉइड फीवर का मतलब कि आपको दाल का पानी पीने को दिया जाएगा, सूप और जूस दिया जाएगा, खाना पीना बंद, दवाइयाँ चलेंगी और आप 2-3 हफ्ते बिस्तर में लेटे रहेंगे, उठ के चलेंगे भी नहीं। तो उस पीरियड में शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनकी ऑटोबायोग्राफी ला के दी होगी और मैंने वो My पढ़ी, experiments with truth. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और तब से ये शायद मेरे दिमाग में रहा। उसके बाद कुछ लोग मेरी लाइफ में आए जिनमें मैंने कुछ हद तक, और ये मैंने उसमें उनको डेडिकेट भी की है अपनी किताब, आपके 2 टीचर्स को किया है। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे टीचर्स राजघाट में जहाँ मैं पढ़ता था बनारस में, और SGPGI में मेरे एक सीनियर कोलीग थे जिनको मैं अपना मेंटोर कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया तो नहीं, लेकिन एज ए मेंटोर बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, लेट डॉक्टर सुभाष नायक। तो उनको मैंने डेडिकेट किया। उनको देख के मुझे लगा इन लोगों को, और भी बहुत लोग होंगे ऐसे, कि गांधी बनना तो शायद असंभव है आज की तारीख में, लेकिन कुछ हद तक उस तरह से बिहेव करना शायद संभव हो सकता है। There's a little bit of Gandhi in each one of us. Should be. चाहे गांधी जी आपके प्रिंसिपल्स उनको आप फॉलो करें, to have a doctor like you in SGPGI and also on our studios today is such a privilege. Thank you so much for being with us and talking to us. Thank you. It is my pleasure to be with you and to be on Doordarshan. Thank you very much.